हे राजा जनक, ये शरीर मिथ्या है, आत्मा सत्य है। जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। यह गीता आपको उस मार्ग पर ले जाएगी। श्रवण करें और समझें। एक पल के लिए अगर हम सोचें ना कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हमारी लाइफ में चल रहे हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस हो या किसी रिश्ते की उलझन हो या करियर का डर हो, तो क्या हो अगर वो असल में हमारे साथ हो ही नहीं रहा है। मतलब हम उस प्रॉब्लम के सेंटर में हैं ही नहीं। एग्जैक्टली हम सिर्फ उस डर को दूर से देख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई सपने में अपने पीछे एक शेर को भागता हुआ देखकर डरता है। राइट। पता है, जब हम सपने में होते हैं तो उस सपने का डर बिल्कुल असली लगता है, पसीने छूट जाते हैं। पर आखिर में वो शेर असली नहीं होता ना। ये सुनने में ना किसी साईफाई या साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी का प्लॉट लग सकता है, पर असल में ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस और साइकोलॉजी का सबसे गहरा, सबसे लिबरेटिंग सच है। बिल्कुल। जब तक हम उस सपने के अंदर होते हैं तो हमें यही लगता है कि हम उस कहानी के हीरो हैं और सब कुछ हमारे ही साथ हो रहा है। हमारी सारी बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन इस बात से आती है कि हम उस इल्यूजन को, उस सपने को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और क्या हो अगर कोई आके हमें हिलाकर जगा दे। वही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। राइट। तो आज के इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी ही माइंड बेंडिंग फिलॉसफी पर डीप डाइव करने वाले हैं। एक ऐसा प्राचीन ज्ञान जिसे अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। और स्पेसिफिकली आज हम इसके अध्याय 15 पर फोकस करेंगे, जिसका टाइटल है ब्रह्मन द एब्सोल्यूट रियलिटी, यानी परम सत्य। ये काफी डीप टॉपिक है ना? और आज हमारा मकसद इस डीप फिलॉसफी को बिल्कुल आसान, मजेदार और एक मॉडर्न भाषा में समझना है। ऐसे समझना है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हों या एक कॉर्पोरेट जॉब में फंसा हुआ इंसान हो। हाँ, सबको समझ आए। सही कहा। दोनों ही इस ज्ञान को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए एक चीट कोड की तरह यूज कर सके। और ये करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि फिलॉसफी का असली टेस्ट तब नहीं होता जब हम किसी आश्रम में आराम से बैठे हों। बिल्कुल नहीं। इसका असली टेस्ट तो तब होता है जब मंडे मॉर्निंग का ट्रैफिक हो, बॉस चिल्ला रहा हो या लाइफ में अचानक से कोई ट्रेजेडी आ जाए। एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल लाइफ। राइट। और अष्टावक्र गीता की सबसे बड़ी पावर यही है कि ये किसी रिवाज या रिचुअल्स की बात नहीं करती। ये सीधे ह्यूमन माइंड को एक झटका देती है और उस एब्सोल्यूट ट्रूथ के सामने सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो इस चर्चा की नींव रखने के लिए उन दो महान लोगों का थोड़ा बैकग्राउंड जानना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये फिलॉसफी ऐसे ही किसी वैक्यूम में नहीं लिखी गई थी। सही बात है, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। एक तरफ है राजा जनक। इन्हें अगर हम आज के जमाने का एक बेहद सक्सेसफुल बिलियनर मान लें या किसी सुपर पावर देश का लीडर मान लीजिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास वेल्थ, किंगडम, पावर, लग्जरीज, मतलब सब कुछ टॉप क्लास था। सब कुछ था उनके पास। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद वो अंदर से शांत नहीं थे। वो सत्य की खोज में थे, और उनकी इस खोज का जवाब देने वाले गुरु कौन थे? अष्टावक्र, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 12 साल थी। सिर्फ 12 साल। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में बहुत बड़ा लेसन है। और अष्टावक्र का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका शरीर 8 अलग-अलग जगहों से, यानी 8 प्लेसेस से वक्रा था, डिफॉर्म था। ओह, अच्छा। हाँ, फिजिकल रूप से देखा जाए तो आज की सोसाइटी शायद उन्हें बहुत सिंपैथी की नजर से देखती या फिजिकली चैलेंज्ड मानती, लेकिन उनकी बुद्धि की तीव्रता इतनी कमाल की थी कि उन्होंने 12 साल की उम्र में राजा जनक के दरबार में उस दौर के सबसे बड़े और उम्रदराज विद्वानों को इंटेलेक्चुअल डिबेट में हरा दिया था। वाओ, ये तो अपने आप में रोए खड़े कर देने वाली बात है। एक फिजिकल लिमिटेशन से घिरा हुआ युवा लड़का एक बेहद पावरफुल राजा को सिखाता है कि असली मुक्ति, असली आजादी क्या होती है। बिल्कुल। तो अष्टावक्र अपनी बातचीत वहीं से शुरू करते हैं जहां हमारी हर प्रॉब्लम की जड़ है, यानी बंधन, जिसे हम बॉन्डेज कहते हैं। अष्टावक्र राजा जनक को सीधे शब्दों में समझाते हैं कि सांसारिक चीजों के प्रति आकर्षण ही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। जो पैशन या क्रेविंग होती है ना हमारी इन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, वही असल में जेल की सलाखें हैं। और इन चीजों से विरक्ति, यानी एक डिसटेस्ट आ जाना, वही मुक्ति है। सही पॉइंट है। और इस ज्ञान में एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म छुपा हुआ है। अगर हम ध्यान दें तो अष्टावक्र ये नहीं कह रहे हैं कि घर होना बुरी चीज है या पैसे कमाना बुरी चीज है। राइट। वो उन फिजिकल चीजों को प्रॉब्लम मान ही नहीं रहे हैं। वो प्रॉब्लम बता रहे हैं उस आकर्षण को, उस क्लिंगिंग को,
बंधन बाहर की दुनिया में थोड़ी है, बंधन तो हमारे माइंड में है। जहां हमने मान लिया है कि जब तक मुझे ये स्पेसिफिक चीज नहीं मिलेगी मैं खुश नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, यही वो ट्रैप है। इसे समझने के लिए एक बहुत रिलेटेबल एनालॉजी आती है मेरे माइंड में, हमारा स्मार्टफोन बेस्ट एग्जाम्पल आज के टाइम का। है ना। फोन अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है हमारा, वो तो बस ग्लास और मेटल का एक सर्किट बोर्ड है। पर जब तक हमें उसके लाइक्स, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस की आदत होती है, एक बेचैनी रहती है, तब हम उस फोन के गुलाम बन जाते हैं। हर 2 मिनट में स्क्रीन चेक करना, हाँ। ये जो क्रेविंग है, ये पैशन है, यही तो बंधन है। लेकिन जिस दिन हमें उस स्क्रीन से एक विरक्ति हो जाती है, जब हमें सच में फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनेट पर किसने क्या कमेंट किया, हम वही सेम फोन यूज करते हुए भी पूरी तरह आजाद होते हैं। ये स्मार्टफोन वाला एग्जाम्पल काफी अच्छा है, पर अष्टवक्र इसको एक लेवल और डीपली समझाते हैं। तुमने कहा कि नोटिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ता, पर प्रॉब्लम सिर्फ नोटिफिकेशंस तक सीमित नहीं है। तो फिर कहाँ तक है? मैसेज या वो एक ऑफिस का प्रमोशन हमारी आत्मा को पूर्ण कर देगा, हमें कंप्लीट फील करवाएगा। ओह राइट। अष्टवक्र क्लियर करते हैं कि डिजायर की नेचर ही इनकम्प्लीट होना है। जब तक माइंड बाहर भागता रहेगा इनसेंस ऑब्जेक्ट्स के पीछे, वो हमेशा भूखा ही रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब तक दिमाग हजारों डिजायर्स में भटक रहा है, कोई ब्रह्मंड यानी एब्सोल्यूट रियलिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। विरक्ति का मतलब सोसाइटी छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट से अपनी हैप्पीनेस को एक्सट्रैक्ट करने की जो जिद है ना, उसको छोड़ना है। लेकिन एक प्रैक्टिकल इंसान होने के नाते मैं यहाँ एक छोटा सा पुशबैक जरूर दूंगी। हाँ बोलिए। ये बातें किताबों में या ऐसी चर्चाओं में बहुत आसान लगती हैं कि डिजायर्स छोड़ दो, अटैचमेंट्स छोड़ दो, पर हम फिजिकली इस दुनिया में रहते हैं ना। बिल्कुल। भरकर रेंट देना होता है, करियर बनानी होती है, बच्चों की फीस देनी होती है। हम सोसाइटी के बीच रहकर इन फिजिकल रियलिटीज से पूरी तरह डिटैच कैसे हो सकते हैं? मतलब ऐसा लगता है कि या तो मैं सन्यासी बन जाऊं या फिर इस वर्ल्डली लाइफ को रोते हुए झेलूं। इस कॉन्ट्रडिक्शन का क्या जवाब है अष्टवक्र के पास? यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग स्पिरिचुअल टेक्स्ट को मिस इंटरप्रेट करते हैं, और अष्टवक्र इस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अच्छा। इसीलिए वो इसका जवाब एक्शंस छोड़ने में नहीं देते, बल्कि हमारी आत्मा की आइडेंटिटी को शिफ्ट करने में देते हैं। अष्टवक्र कहते हैं कि अटैचमेंट पैदा ही इसलिए होती है बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे? तुम जिस चीज से अटैच हो, उससे पहले तुम्हारा एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है इस शरीर के साथ। अष्टावक्र सीधे कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो और ना ही ये शरीर तुम्हारा है। तुम ना तो कुछ करने वाले यानी डूअर या करता हो, और ना ही भोगने वाले यानी इंजॉयर या भोगता हो। ओह वाओ। उनका कहना है कि आप सिर्फ एक इटर्नल विटनेस हैं, एक शुद्ध चेतना, जिसे हम हिंदी में साक्षी कहते हैं। वेट, इसको थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। करता नहीं है, भोगता नहीं है। हाँ। अगर सुबह मैं अलार्म बजने पर खुद उठ रही हूँ, अपनी बॉडी को ड्रैग करके ऑफिस ले जा रही हूँ, तो मैं ही तो करता हूँ ना। और अगर महीने के एंड में मेरी सैलरी क्रेडिट होती है, जिससे मैं अपने लिए कुछ अच्छा खरीदती हूँ, तो मैं ही तो भोगता हुई। मेरे अलावा और कौन कर रहा है ये सब? ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये सीधा ईगो का है, और ये बहुत नेचुरल है, पर इसके मैकेनिज्म को ध्यान से समझो। जो अलार्म सुन रहा है, जो ऑफिस चलकर जा रहा है, वो तुम्हारा माइंड, सेंसेस और बॉडी का कॉम्प्लेक्स है। ये 5 एलिमेंट से बना शरीर नेचर के लॉस के हिसाब से फंक्शन कर रहा है। ओके। लेकिन जो मैं है, जो कॉन्शियस अवेयरनेस इस वक्त इन सब को होता हुआ ऑब्जर्व कर रही है, क्या वो सच में चल रही है? नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस किसी भी एक्शन में हिस्सा नहीं लेती, वो सिर्फ दिखाती है। जैसे एक कैमरा? जैसे एक रोशनी वाले बल्ब के नीचे कोई किताब पढ़े या कोई चोरी करे। बल्ब ना तो पढ़ता है ना चोरी करता है, वो सिर्फ इल्यूमिनेट करता है, सिर्फ साक्षी बनता है। हमने गलती से उस फिजिकल अपैरेटस यानी शरीर को अपनी असली आइडेंटिटी मान लिया है। इस इल्यूमिनेशन और विटनेस वाले पॉइंट से मुझे एक और मजेदार एग्जाम्पल याद आया। हम सब थिएटर में मूवीज देखते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। स्क्रीन पर एक बहुत ही इंटेंस ट्रेजेडी चल रही होती है, हीरो को गोली लगती है, वो रो रहा होता है, और अचानक हम देखते हैं कि हमारी आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। सही बात है। हम उस इमोशनल ड्रामा में इतना गहरा डूब जाते हैं कि हमारा दिमाग भूले जाता है कि हम एक्चुअली वहां उस डेंजर जोन में नहीं है। हम तो आराम से एसी थिएटर में एक कंफर्टेबल सीट पर पॉपकॉर्न खाते हुए बैठे। एग्जैक्टली। हम हीरो नहीं है, हम करता या भुगता नहीं है,
हम स्ट्रिक्टली दर्शक हैं यानी साक्षी हैं, पर क्योंकि हमने अपने आप को हीरो के दुख के साथ कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर लिया, हम बिना बात का इमोशनल स्ट्रेस झेलने लगते हैं। ये मूवी थिएटर एनालॉजी बहुत सटीक है और इसको जरा और आगे ले जाते हैं। नोटिस किया है कि क्या होता है जब मूवी सच में बहुत डरावनी हो जाती है? हाँ, लोग डर जाते हैं। से क्यों? क्योंकि डीप डाउन उस पैनिक के बीच भी हमारी एक सबसे डीप अवेयरनेस जानती है कि हम एब्सोल्युटली सेफ हैं। राइट। हम जानते हैं कि स्क्रीन का भूत स्क्रीन से बाहर आकर हमें नहीं पकड़ेगा। सही। तो अष्टावक्र राजा जनक को असल जिंदगी के उस डरावने सीन में वही आर्म रेस्ट पकड़ा रहे हैं। जब रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स ओवरवेलमिंग हो जाएं, तो साक्षी भाव ये याद दिलाता है कि ये सब टेम्पररी ड्रामा चल रहा है और तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी, तुम्हारी कॉन्शियसनेस हमेशा सेफ है। वो सीट का आर्मरेस्ट वाकई एक बहुत सॉलिड फिजिकल रियलिटी चेक है। पर चलिए, मैं वही रियल लाइफ वाला पुशबैक दोबारा लाती हूँ। आइए। अगर मैं मान भी लूं कि मैं सिर्फ दर्शक हूँ, एक प्योर विटनेस हूँ, तो फिर काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? अगर आउटकम से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, अगर मैं करता ही नहीं, तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी फैमिली या किसी भी मेहनत वाले काम में अपना 100% एफर्ट डालूंगी ही क्यों? क्या ये जो साक्षी भाव है, ये इंसान को आलसी नहीं बना देगा? ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एंग्जाइटी और डर ही इंसान को काम करने के लिए पुश करते हैं। असल मैकेनिज्म इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। ऐसा क्यों? हम लोग दिन भर के काम से फिजिकल रूप से इतना नहीं थकते जितना माइंड में उस काम के नतीजे को लेकर चलने वाली ओवरथिंकिंग से थकते हैं। सही बात है। अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अगर बॉस को पसंद नहीं आया तो क्या होगा? ये जो डूअर यानी कर्ता होने का अहंकार है, ये अपने साथ एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा लगेज लेकर आता है। तो आपका मतलब है कि कर्ता भाव छोड़ने से हमारी एफिशिएंसी एक्चुअल में बढ़ जाती है? 100% बढ़ती है। सोचो एक प्रोफेशनल एथलीट के बारे में। जब एक रनर अपने बेस्ट फॉर्म में दौड़ रहा होता है, क्या वो कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में ये सोचता है कि मैं दौड़ रहा हूँ, मैं करता हूँ? नहीं, वो तो बस दौड़ता है। हाँ, वो एक फ्लो स्टेट में होता है। एक्शन अपने आप हो रहा होता है ब्यूटीफुली। कर्ता भाव ड्रॉप होते ही सिर्फ प्योर एक्शन बचता है। आप बेटर डिसीजंस लेंगे, ज्यादा इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में सक्सेस या फेलियर का बोझ नहीं है। वाओ, दैट मेक्स सेंस। आप अपने ऑफिस के काम को, अपनी ड्यूटीज को पूरी पूजा की तरह करेंगे, पर शाम को आते वक्त रिजल्ट की एंग्जाइटी को वहीं डेस्क पर छोड़ आएंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस किसी फेल या पास से बांधी नहीं जा सकती। कमाल का लॉजिक है ये। फ्लो स्टेट वाला आर्गुमेंट वाकई सेंस बनाता है कि आइडेंटिटी छोड़ना लेजी बनना नहीं है, बल्कि ट्रूली अनस्टॉपेबल बनना है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल और आता है कि अगर मैं सिर्फ वो रोशनी या कॉन्शियसनेस हूँ और मेरी आत्मा ये दुनिया चला नहीं रहे, तो फिर ये आसपास की इतनी बड़ी रियलिटी क्या है? रियलिटी मतलब ये पहाड़, ये लोग, हमारे रिश्ते, ये कॉम्प्लेक्स दुनिया कहाँ से आई और ये कैसे चल रही है, अगर सब कुछ साक्षी भाव है तो? इस कॉस्मिक पजल को सॉल्व करने के लिए अष्टवक्र समुंदर और लहरों की एक बेहद पोएटिक और प्रोफाउंड मेटाफर यूज करते हैं। अच्छा। वो समझाते हैं कि ब्रह्मांड यानी वो अल्टीमेट एब्सोल्यूट रियलिटी एक विशाल और अनंत समुंदर की तरह है, और ये जो पूरा यूनिवर्स हमें दिख रहा है ना, अलग अलग आकारों में, ये सब उस पूरे इंटेलिजेंस के अंदर उठने वाली लहरें हैं। सेल्फ यानी चेतना के अंदर ही पूरे विश्व का निर्माण होता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी के आकार बदलने से लहरें बनती हैं। और इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि लहर और समंदर के बीच कोई डिवीजन नहीं होता। लहर ऊपर उठती है, एक फॉर्म लेती है, थोड़ा शोर मचाती है और वापस आकर पानी में ही डिसॉल्व हो जाती है। सही बात है। लहर अपने आप में कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ एक टेम्पररी शेप है। असलियत तो सिर्फ और सिर्फ पानी है ना? बिल्कुल। और अष्टावक्र इसी कनेक्शन पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि लहर छोटी हो या बड़ी, स्ट्रांग हो या कमजोर, वो पानी से अलग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। राइट। ये अलग अलग लोग, अलग अलग परिस्थितियां जो हमें एक दूसरे से अलग लगती हैं, वो फंडामेंटली एक ही ब्रह्मन है, एक ही प्योर इंटेलिजेंस है। तुम वही शुद्ध समंदर हो जिसके अंदर ये अलग अलग रूप वाली दुनिया एक लहर की तरह पल पल उठ और गिर रही है। इसे हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के एक और एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। सोना यानी गोल्ड की ज्वेलरी। ये भी बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है। हाँ, अगर हम किसी ज्वेलरी की दुकान पर जाएं, तो डिस्प्ले में एक सोने की अंगूठी रखी है, एक भारी भरकम सोने का हार है और एक कंगन है।
एक आम इंसान देखेगा तो बोलेगा, देखो ये अंगूठी है, ये हार है। राइट, उनके नाम और फॉर्म अलग हैं। दोनों की मार्केट वैल्यू अलग है, दोनों का साइज अलग है, डिजाइन अलग है। लेकिन एक ज्वेलरी की नजरों से देखो, उसके लिए वो सब क्या है? सिर्फ और सिर्फ सोना। सही बात है। अगर उस ज्वेलरी को फर्नेस में डालकर पिघला दिया जाए तो ना अंगूठी बचेगी ना हार, सिर्फ प्योर अनफॉर्म्ड गोल्ड बचेगा। यानी इन अलग अलग आकारों का अपना कोई इंडिपेंडेंट वजूद है ही नहीं। ये एनालॉजी कंप्लीटली ऑन पॉइंट है। पर ध्यान रखना चाहिए कि अष्टावक्र इस एनालॉजी को सुनकर सिर्फ ताली नहीं बजाएंगे, वो एक कदम और आगे जाएंगे। आगे कैसे? वो बोलेंगे कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि अंगूठी और हार अलग दिखते हैं, प्रॉब्लम ये है कि अंगूठी को खुद पर एक अहंकार हो गया है। ओह, वो खुद को हार से कंपेयर करके छोटा या इंफीरियर फील कर रही है, या शायद ईगो फील कर रही है। हमारा आधा दुख तो इसी बात का है कि हम सोसाइटी में अपनी लहर को दूसरी लहर से कंपेयर करके परेशान होते हैं। हमारी लहर उसकी लहर से छोटी क्यों है, राइट? एग्जैक्टली। अष्टावक्र समझाते हैं कि जब हम फॉर्म को सत्य मान लेते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट, जेलसी और डर पैदा होता है। लेकिन जब हम अपने सब्सटेंस को, अपने गोल्ड नेचर को पहचान लेते हैं तो कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं तो किससे जलस हूं और किससे डरूं? वाओ, जब सब कुछ मैं ही हूं तो कंपटीशन तो वैसे ही खत्म हो गया। ये वाकई एक बहुत लिबरेटिंग थॉट है। पर आइए फिलॉसफी की इस सेफ उड़ान से वापस रियलिटी की थोड़ी हार्श जमीन पर आते हैं। बोलिए। सुनने में ये सब बड़ा आरामदायक लगता है कि हम सब एक ही समुंदर की लहरें हैं। लेकिन लाइफ में जब एक्चुअली दुख आता है, स्पेशली जब कोई हमारा अपना, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, वो इस दुनिया से चला जाता है, मौत का जो सच है, उस वक्त एक लहर का दूसरी लहर से बिछड़ने का दुख इतना पियर्सिंग, इतना शार्प और रियल होता है कि तब वहां ये फिलोसॉफिकल गोल्ड और ओशन ठीक से काम नहीं आते। मौत और उसके ग्रीफ के इस डीप साइकोलॉजिकल पेन को हम अष्टवक्र के लेंस से कैसे हैंडल कर सकते हैं? ये सवाल एकदम नेचुरल है, और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां सारी थियोरेटिकल फिलॉसफी टेस्ट होती है। ग्रीफ यानी शोक तब होता है जब हम आकार से यानी फॉर्म से जुड़ते हैं। अष्टवक्र इस मुद्दे पर बहुत कंपैशनेटली लेकिन स्ट्रिक्टली बात करते हैं। क्या कहते हैं वो? उन्होंने क्लियरली पूछा है कि मौत में शोक कैसा और किसका शोक। पहली बात, उस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझो। जब हम किसी अपने को खोते हैं तो दुख इस बात का नहीं होता कि वो चले गए। तो किसका दुख होता है? हमारा माइंड असल में उस फॉर्म को मिस कर रहा होता है जो हमें स्पेशल फील करवाता था। हमारी ईगो ने उस इंसान के आसपास जो आइडेंटिटी, जो दुनिया बनाई थी, वो टूट जाती है। तो इसका मतलब हम अपने खुद के माइंड के प्रोजेक्शंस पर रो रहे होते हैं? कहीं ना कहीं हाँ। और अष्टावक्र इसे एक स्टेप आगे क्लियर करते हैं। वो याद दिलाते हैं कि शरीर क्या है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 एलिमेंट्स का एक टेम्पररी कॉम्बिनेशन है। राइट, द 5 एलिमेंट्स। एक पत्ता उगता है, बड़ा होता है, सूखता है और मिट्टी में मिल जाता है। ये इन एलिमेंट्स का नेचर है। ये जमा होंगे और एक दिन वापस नेचर में बिखर जाएंगे। पर इंसान पत्ता तो नहीं है ना? नहीं, पर उस फॉर्म के अंदर जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस उसे जिंदा रख रही थी, उस पे गौर करो। वो कॉन्शियसनेस, वो लाइट ना तो कभी पैदा हुई ना कभी मरेगी। अगर हम ये रियलाइज कर लें कि हम वो अनंत समुंदर हैं, तो लहर के गिरने पर पेन हो सकता है ह्यूमन लेवल पर वो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग नहीं बनेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि पानी, वो ट्रू एसेंस, कभी उस ओशन से गया ही नहीं। एग्जैक्टली, वो वेव दोबारा पानी बन गई, दैट्स ऑल। ये आइडेंटिटी का एक बिल्कुल ही नया पैराडाइम है। ये मैं हूं, ये पराया है, इसका जन्म हुआ, उसकी मौत हो गई, ये सब केवल लिमिटेड बुद्धि के भेदभाव है। अष्टवक्र उस एग्जिस्टेंस या सत्ता की बात करते हैं जो हर जगह कॉमन है। बिल्कुल। चाहे एक पहाड़ हो, चाहे एक छोटा सा फूल हो, एक जानवर हो या एक पावरफुल राजा हो, इन सब के फॉर्म्स बहुत अलग हैं, फंक्शन अलग है, पर फंडामेंटल सत्ता सबकी एक ही है, ब्रह्मण। सही कहा। और यही अज्ञान यानी इग्नोरेंस का दूर होना है। हम दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो अज्ञान का पर्दा है। हम उस टेम्पररी वेकिंग ड्रीम को सच मान रहे हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। वो शेर वाला सपना। हाँ, जब तक आप सपने के अंदर हैं तब तक शेर के दांत आपको रियल चैलेंज लगेंगे। और कोई अगर आपको कहेगा डरो मत, ये सपना है, आप उस पर गुस्सा करेंगे। ऑब्वियसली। अष्टावक्र उस गुस्से को फेस करके हमें जगाने का काम कर रहे हैं। जिस पल इंसान इस ट्रू आइडेंटिटी को कि मैं सिर्फ साक्षी हूं
इसको फुली एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेता है, उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लीन हो जाता है। दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, पर उन्हें देखने वाला माइंड अब डर से आजाद हो चुका होता है। यही सबसे बड़ा सत्य है। तो आज हमारी इस गहरी चर्चा में हमने कितने सारे लेयर्ड कॉन्सेप्ट्स को अनपैक किया। हमने राजा जनक के उस डर और अष्टवक्रा के अल्टीमेट सॉल्यूशन को ठीक वैसे ही एनालाइज किया जैसे हम किसी मॉडर्न डे एंजाइटी के इशू को एड्रेस करते हैं। बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। हमने ये ठीक से समझा कि दुनिया या उसकी चीजें हमें बांध नहीं रही, हमारा उनके प्रति आकर्षण हमें जेल में डाल रहा है। दूसरा बड़ा अहम टेकअवे था द कॉन्सेप्ट ऑफ विटनेस, साक्षी। हम कर्ता की ईगो और भोक्ता का ग्रीड ड्रॉप करके कितने पीसफुल, बैलेंस्ड और हाईली एफिशिएंट बन सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रियलाइजेशन थी कि ये सारा फिजिकल वर्ल्ड, इसका बनाना, इसका बिगड़ना, ये मौत, ये जन्म, ये सब उस समुद्र में लहरों के उठने गिरने से ज्यादा और कुछ नहीं है। सही बात है। ये ज्ञान वाकई माइंड के उस लगातार फीवर को उतार सकता है। आजकल लोग एंजाइटी और स्ट्रेस को बर्नआउट या माइंड का फीवर कहते हैं ना। हाँ, बहुत कॉमन टर्म है आजकल। अष्टवक्रा उस फीवर की बेस्ट मेडिसिन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक सीरियस बैटलफील्ड नहीं है जहां आपको जीतना ही है। ये कॉन्शियसनेस का एक ब्यूटीफुल प्ले है, एक खेल है। इस खेल को एक्सपीरियंस करो, अपनी भूमिका निभाओ, पर एक्टर होकर ऑब्जर्वर भी रहो। एकदम पॉइंट पर बात कही आपने। जब हम सीरियसली सब कुछ अपने शोल्डर्स पर लेते हैं, तभी हम दुख और थकान महसूस करते हैं। आजादी इस बात में नहीं है कि आप सोसाइटी छोड़कर जंगल में बैठ जाए। बिल्कुल नहीं। असली आजादी उसमें है जहां आप भारी महफिल में है, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, पर अंदर का आकाश बिल्कुल साफ और निर्मल है। जैसे आसमान पर कितने भी काले बादल आएं और गरजें, क्या आसमान गंदा होता है? नहीं ना। वही बादल बरसकर चले जाते हैं, आसमान अपनी जगह शांत, एब्सोल्यूट और अनटचेबल रहता है। सबसे पावरफुल ट्रूथ है। ये सच में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल पर्सपेक्टिव है। तो जाते जाते एक ऐसी थॉट, एक ऐसा सवाल हम सबके लिए, जिससे इस प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके इसका असर देखा जा सकता है। सोचा जाए, अगर अष्टावक्र की ये बात 100% सच है कि इस दुनिया का डर और इसकी सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सब सिर्फ हमारे खुद के माइंड का एक तरीका है, एक मोड ऑफ थिंकिंग है, तो कल सुबह जब हमें अपनी सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करनी पड़े, तो क्या हो अगर हम उस प्रॉब्लम से उसकी प्रॉब्लम वाली लेबल हटाकर उसे सिर्फ ब्रह्मा की उठती हुई एक आम लहर की तरह ऑब्जर्व करें, बिना कर्ता बने सिर्फ उसको विटनेस करें। एग्जैक्टली। क्या तब भी वो डर उतना ही भयानक लगेगा, या हम एक ऐसी आज़ादी और शांति का अनुभव करेंगे जिसकी हमेशा से हमें तलाश थी? इसे अपनी रूटीन लाइफ में ट्राई जरूर करके देखें, जरूर सोचिएगा।